IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। IAS 20 हमें बताएगा कि देखो, गवर्नमेंट अगर आपके साथ कोई भलाई करती है इन फॉर्म ऑफ ग्रांट या सब्सिडी, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। याद रखिएगा, गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसेस को सपोर्ट करती है। ये गवर्नमेंट ऑफ यूके, यूरोप, अमेरिका या कोई भी डेवलप कंट्री की गवर्नमेंट की आमतौर पर बात हो रही होती है, जो कि आपके कंपनीज को सपोर्ट करती हैं। अब IAS 20 इसको रेगुलेट करता है कि गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट करी है, आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट द गवर्नमेंट ग्रांट इनटू देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका जवाब है कि भाई गवर्नमेंट किस तरह से हमारी मदद करती है, गवर्नमेंट किस तरह से हमारी हेल्प करती है। तो इसका जवाब बड़ा आसान है। गवर्नमेंट दो तरह से हमारी मदद करती है। एक को कहते हैं कैपिटल ग्रांट, दूसरी को कहते हैं रेवेन्यू ग्रांट। गवर्नमेंट हमारी हेल्प, गवर्नमेंट हमारे को सब्सिडी या हमारी सपोर्ट जो है वो दो तरह से करती है। या तो गवर्नमेंट हमें कहती है बेटा तुम फैक्ट्री लगा रहे हो, तो चलो तुम्हारी मशीनरी में इतना पैसा हम दे देते हैं। यानी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने बोला कि बेटा इसके जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो एसेट्स के पैसे में इतना हम देंगे। इसको बोलते हैं कैपिटल ग्रांट। कैपिटल ग्रांट क्या होती है? जो गवर्नमेंट हमें एसेट खरीदने में हेल्प करती है। दूसरा होता है रेवेन्यू ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट को समझना है तो यूं समझ लो कि गवर्नमेंट आपके खर्चों में आपकी सपोर्ट करती है, जिसकी एग्जांपल ये होती है कि कोविड आया था। कोविड आया था, कंपनीज ने लोगों को जॉब से फारिग करा था। तो यूरोप कह लो, अज्यूम करो यूके की गवर्नमेंट ने कहा देखो ये लोगों को तुम जॉब से ना निकालो। तो कंपनीज ने कहा भाई हम क्यों ना निकालें, हम तो निकालेंगे, हमारी कॉस्ट कवर नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा, तुम्हारा रेवेन्यू बंद हो गया है कोविड की वजह से, तुम अगर बंदे निकालोगे तो इकोनॉमी पे बर्डन पड़ जाएगा, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम, इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, हमें लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने पड़ जाएंगे। एक काम करो, तुम बंदे ना निकालो और तुम्हारा पेरोल का जितना भी खर्चा है वो हमसे ले लो, या 80% पेरोल हमसे ले लो, 50% तुम दो, 50% ऑफ सैलरी हम दे देते हैं। यानी गवर्नमेंट ने आपके खर्चों को अपने ऊपर ले लिया, गवर्नमेंट ने अपने आपके खर्चों को सपोर्ट कर दिया। तो इस तरह की ग्रांट को हम बोलते हैं रेवेन्यू ग्रांट। कैपिटल ग्रांट वर्सेस रेवेन्यू ग्रांट, ये थ्योरी है, इसमें कोई तकलीफ? हाँ अच्छा, ये जो कैपिटल ग्रांट है ये खाली परचेज और नॉन करंट एसेट है क्या? बस। और फैक्ट्री वगैरह लगाना अच्छा। भी है वो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट के अंदर ही आता है। क्या आपने कहा कि गवर्नमेंट में जो है वो इस छोटे से गांव में, इस छोटे से गांव में जतला, जतला जातला या जतला कश्मीर में एक छोटा सा गांव है, तो वो जातला में मैं फैक्ट्री खोलता हूं, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करेगी? गवर्नमेंट का हाँ यार, एक अनडेवलप्ड एरिया है, गांव है, उधर फैक्ट्री खुलेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, वाह वाह वाह, लोग ग्रो करेंगे, इकोनॉमी बेटर होगी, तो ए मेरे मुल्क के बंदे जो फैक्ट्री खोलने वाला है, तेरी फैक्ट्री में इतना परसेंट हम कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो फैक्ट्री में एसिड ही तो लगेंगे, फैक्ट्री बजाते खुद एक एसिड ही तो है, प्रोडक्शन सेंटर ही तो है। तो फैक्ट्री के एसेट्स में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही या कैपिटल ग्रांट ही कहलाएगा। बात समझ आई?
ठीक है। अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट द ग्रांट्स। तो कोई सी भी ग्रांट हो मेरे भाई, उसको रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड है आप उसको एसेट की कॉस्ट से माइनस कर लो। कैपिटल ग्रांट है ना, तो कैपिटल ग्रांट है तो उसको क्या कर लो, एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर लो। या फिर आप उसको जो है वो अलग से इनकम दिखा दो। कैपिटल ग्रांट रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपनी कैपिटल ग्रांट एसेट खरीदने के लिए मिली है ना, तो एसेट की जो कॉस्ट है ना उसमें से इसको माइनस कर दो। यानी एसेट को ग्रांट की अमाउंट कम करके रिकॉर्ड करो, ताकि आपका खर्चा कैपिटल एक्सपेंस कम आए। कैपिटल एक्सपेंस कम आएगा तो आपका डेप्रिसिएशन भी ऑटोमेटिकली कम आएगा। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अलाउड मेथड ये है, दूसरा तरीका है वो अलाउ है कि वो आप इसको क्या करो, आप इसको एसिडी कॉस्ट में माइनस ना करो, इसको अलग से एक इनकम के तौर पे लेके आओ। और वो कैसे आते हैं लेके, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहला तरीका जो है हम उसको पहले समझते हैं कि हम एसिड की कॉस्ट में इसको माइनस करें। क्या करें? पहले कॉस्ट में माइनस करेंगे इसको। एसिड की कॉस्ट में माइनस कर दें। ये अलाउड है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एसिड की कॉस्ट में माइनस, या फिर आप जो है वो इसको एज अ इनकम रिकॉर्ड कर लो। ठीक है। जब भी गवर्नमेंट से ओके। ग्रांट मिलेगी, जब भी गवर्नमेंट से सपोर्ट फंड मिलेगा, ठीक है इरफान जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैंने अभी बात बताई है। गवर्नमेंट से अगर ग्रांट मिलेगी, गवर्नमेंट से अगर सपोर्ट मिलेगी, तो हमारे पास एक तरीका ये है कि जिस एसेट के लिए आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प करी है, सब्सिडाइज किया है, आप उस ग्रांट को, उस हेल्प को उस एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर ले। आप उस ग्रांट को, उस हेल्प को एसेट की कॉस्ट में से क्या कर लें, माइनस कर लें। और एसेट को ग्रांट माइनस करके जो अमाउंट होगी ना उस पे दिखाएं। यही अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है और पहला न्यूमेरिक क्वेश्चन हमारे सामने है। IS-20 यही बताता है कि गवर्नमेंट ने अगर आपको ग्रांट दी है तो इसका पहला तरीका यह है कि आप उस ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में माइनस कर लें। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहां तक बात समझ आती है दोनों को? जी ठीक है। जी अब्दुल। जी सर। अब हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट इस क्वेश्चन में कितनी है, 15,000। एसेट हमने कितने का खरीदा है, 1 लाख का। यानी हुआ ये कि हमने एक अनडेवलप्ड एरिया में फैक्ट्री खोली होगी, तो हमारा खर्चा एसेट वगैरह पे लाख रुपए हुआ होगा। गवर्नमेंट ने कहा होगा कि क्योंकि आप जो है वो हमारे मुल्क के अनडेवलप्ड एरिया को डेवलप करने जा रहे हैं, तो हम आपको 15,000, 15,000 की ग्रांट देते हैं। 15,000 की हम आपको क्या देते हैं, ग्रांट देते हैं। और अभी तक हमने सीखा है पहला मेथड कि जिसका तरीका ये है कि डिडक्ट फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स। अब ये तरीका कैसे होगा, जरा गौर से देखिएगा। हमने एसेट खरीदा है, एसेट। अब आपको पता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का एसेट है, लाख रुपए का, $100,000। पहला मेथड गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करने का जो है वो क्या है कि आप अपने एसेट की कॉस्ट में जितनी ग्रांट आपको मिली है ना उसको माइनस कर दो। दैट्स इट। यानी आप
ग्रांट की अमाउंट को एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए, कहानी खत्म। एसेट आ गया 85,000 का। और जब साल गुजरेगा, 1 साल गुजरेगा, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। इस एसेट का मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बताया हुआ है 20% स्ट्रेट लाइन। तो 85,000 का 20% विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन विल बी 17,000। तो आपका एसएफपी में, यानी बैलेंस शीट जिसका नाम अब एसएफपी है, उसमें आपके पास एक नॉन करंट एसेट ईयर एंड के ऊपर नजर आ रहा होगा। कितने से नजर आएगा? 68,000 से। कहानी खत्म। और एसओसीआई के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 17,000 का आ जाएगा। दैट्स इट। ये पहला मेथड था कि आप ग्रांट को, गवर्नमेंट की हेल्प को एसेट की कॉस्ट में माइनस करें। कैसे करेंगे ये हमने अभी सिखाया है। इसमें कोई सवाल है तो बताइए। एनी क्वेश्चंस? नहीं, सही है, क्लियर है। जी इरफान। जी सर, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने को मेरे को। अच्छा, जी सर। अब इसके बाद इसका दूसरा मेथड होता है IS-20। एक दूसरा मेथड भी अलाउ करता है। वो कहता है देखो, आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है, और पेपर में आम तौर पे दूसरा मेथड ही आता है जो अभी हम सीख रहे हैं। गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी, गवर्नमेंट ने आपको क्या दी? आपकी मदद की, गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट करा। वो कहते हैं दूसरा मेथड, जिसका नाम बड़ा टेक्निकल है, मेथड नंबर 2, ग्रांट रिकॉर्ड करने का दूसरा तरीका। वो कहते हैं ट्रीट ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। ट्रीट ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम बच्चा बोला जाता है लायबिलिटी को। डेफर्ड इनकम बोलते हैं हम अनअर्नड इनकम को। आसान जबान में अनअर्नड, और IS-20 की जबान में डेफर्ड इनकम। ऐसा क्यों कहता है IS-20? इसलिए कहता है कि देखो भाई, बात सुनो, गवर्नमेंट ने आपको कितना पैसा दिया? इस सवाल में कितना पैसा दिया? 15,000। 15,000 दिया। अब ये एसेट के लिए दिया है ना। एसेट की लाइफ कितनी है? 1 साल में 20% डेप्रिशिएट होगा, तो 100% डेप्रिशिएट होने में कितना टाइम लग जाएगा? अगर एक एसेट 1 साल में 20% डेप्रिशिएट होता है, तो फुल्ली डेप्रिशिएट, यानी 100% डेप्रिशिएट होने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो 20, 5 years। 60, 80। 5 year। यानी अगर हम कहें कि इस एसेट की 5 years लाइफ है, तो क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। 20% 1 साल में डेप्रिशिएट होता है, तो 2 साल में होगा 40, 3 साल में होगा 60, देन 80 एंड देन 100। यानी 5 years में ये एसेट खत्म हो जाएगा। ये ग्रांट आपको एसेट के लिए मिली है ना, जो कि कितनी लाइफ रखता है भाई? 5 साल। 5 साल। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एसेट 5 साल चलेगा, तो ग्रांट को एक साथ इकट्ठा तो हम इनकम में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमें इसको ओवर द 5 साल इनकम में लेके जाना होगा। यानी इसका तरीका ये कहते हैं कि देखो, एसएफपी आएगा। एसएफपी में आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है।
ठीक है, आप एसेट को उसकी रियल कॉस्ट पे ही रखें जो कि 1 लाख है, और डेप्रिसिएशन है तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 20% है, तो 20% आप उसको डेप्रिशिएट करें। एसेट कितने पे शो हो जाएगा? नेट बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट पे। 1 लाख का था, 20,000 डेप्रिशिएट हुआ, 80,000 आप अपने एसेट को दिखाएं। यहां से आप ग्रांट को माइनस ना करें। ये मेथड है डेफर्ड इनकम वाला। और आप एक काम करें, आप अपने शेयर होल्डर्स को ये बताएं कि देखो भाई, गवर्नमेंट ने मुझे 15,000 पाउंड की ग्रांट दी है, जो कि किसके लिए दी है? एक नॉन करंट एसेट के लिए दी है, जिसकी लाइफ जो है वो कितने साल है? 5 साल है। तो अब जब मैं ईयर एंड पे आके खड़ा हूं तो कितने साल गुजरे होंगे? पहला ईयर एंड आया है तो कितने साल गुजर गए भाई? 1 1 ईयर। साल। 1 साल, 1 ईयर। तो भाई इस 15,000 जो कि 5 साल के लिए आपको मिला हुआ है ना, इसमें से एसओसीआई में एज अ इनकम आप ले लो 1 साल की अमाउंट, यानी डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 1 साल की अमाउंट आएगी ना? कितनी आएगी? 3,000। कहते हैं कि भाई 3,000 को आप जो है वो इनकम में ले जाओ, और बाकी कितना बचा? 12,000। ये आप दिखाओ कि ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब देखो, गवर्नमेंट ने मुझे एसेट के लिए दिया है। एसेट अभी मैंने 5 साल नहीं चलाया है। एसेट अभी मैंने कितने साल चलाया है? 1 साल। 1 साल चलाया है। तो 15,000 जो कि 5 साल के लिए मिला हुआ है, उसमें से कितना 1 साल का जो है वो इनकम में चला जाए, और बाकी जो रह गया है वो लायबिलिटी में खड़ा रहे। जैसे ही दूसरा साल आएगा, मजीद 3,000 इसमें से इनकम में चला जाएगा और बाकी लायबिलिटी में रह जाएगा। जैसे ही तीसरा साल गुजर जाएगा, फिर 3,000 इनकम में चला जाएगा और बाकी लायबिलिटी में रह जाएगा। जैसे ही चौथा साल गुजर जाएगा, 3,000 फिर इनकम में चला जाएगा और बाकी लायबिलिटी में खड़ा रह जाएगा। और जैसे ही 5वां साल होगा, जो बाकी बचा हुआ है 3,000, वो आपका इनकम में चला जाएगा और लायबिलिटी खल्ली वल्ली हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि 5 साल बाद कुछ भी बचेगा नहीं। ये मेथड है कि जिसमें आप एसेट की कॉस्ट में से ग्रांट को माइनस नहीं करते, आप गवर्नमेंट ग्रांट को क्या करते हैं? एज अ लायबिलिटी लेते हैं, और हर साल, मैं हमेशा कहता हूं, हर साल थोड़ा थोड़ा, हर साल थोड़ा थोड़ा इनकम में ले जाते हैं और बाकी लायबिलिटी में खड़ा रहने देते हैं। बात समझ आ रही है? जी ठीक है। अब अगर मैं इस सवाल की बात करूं, तो इस सवाल में एसएफपी है। एसएफपी में लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज में आ जाएगा 12,000। और जब इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो आपने यहाँ निकाला हुआ है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, इसलिए माइनस के साथ दिखाया। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ग्रांट जो इनकम में ट्रांसफर मारी है आपने, वो कितनी है? 3,000। तो गवर्नमेंट ग्रांट जो जी। इनकम, वो इनकम में आ गई, और बाकी जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी में खड़ी हो गई। अगर एग्जामिनर कहता है कि ट्रीट गवर्नमेंट ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम, तो हम गवर्नमेंट ग्रांट को अलग कर देंगे। कितना मिला है? अच्छा, इतना मिला है। कितने साल के लिए मिला है भाई? एसेट के लिए मिला था, यानी 5 साल के लिए मिला है। 5 साल के लिए मिला है, तो हर साल आपने थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेना है और बाकी को कहाँ खड़ा कर देना है?
लायबिलिटी में खड़ा कर देना है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अब मेरे बच्चों, एक बात जो मैं बचपन से पढ़ाता हूं, आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ी होगी। बचपन मतलब चाइल्डहुड, वो टाइम जब आप अपने ACCA को ज्वाइन किए थे। FA2, FA1, F3 पढ़े थे। तो उसके अंदर आपने एक बात पढ़ी थी कि लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं। एक होती है करंट लायबिलिटी और दूसरी होती है नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटी। था सर सवाल कि सर ये आपने लायबिलिटी लिखा है, ये कौन सी लायबिलिटी है सर? ये करंट है, ये नॉन करंट है, ये है कौन सी सर? ये तो बताओ। तो अब हम इसको सीखेंगे कि करंट और नॉन करंट का डिफरेंस इस लायबिलिटी के पोर्शन में कैसे करना है, क्योंकि पेपर में आपको लायबिलिटीज में नहीं दिखाना होता, नॉन करंट लायबिलिटी में अलग दिखाना होता है, और करंट लायबिलिटी में गवर्नमेंट ग्रांट को अलग दिखाना होता है, और इसके मार्क्स अलग अलग होते। ठीक है, तो अब जरा बात समझ। यार मुझे एक बात बताओ, करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? किसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी? लेस देन 1 ईयर। वो लायबिलिटी जो 1 साल में उतारनी हो, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी, मोर देन 1 ईयर। मैंने अभी एक वर्ड बोला था, मेरे अल्फाज पे ध्यान देना। मैंने कहा था हर साल थोड़ा थोड़ा इनकम में जाएगा, ऐसा बोला था। जी बिल्कुल। पहला साल जब खत्म हुआ तो 15,000 में से 3,000 इनकम में गया। राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। जब ये ईयर 1 था ना, जब मेरा बच्चा ईयर 2 आएगा तो इस 12,000 में से फिर इनकम में कितना चला जाएगा? 3000। तो फिर लायबिलिटी में कितना बच जाएगा? 9000। मेरे दोस्त एक बात सुनो, 9,000 लायबिलिटी में 1 साल के बाद भी बच जाएगा। इसका मतलब ये नॉन करंट लायबिलिटी है। 1 साल के बाद भी 9,000 की लायबिलिटी बाकी होगी, 12 की अभी है। 1 साल के अंदर इसमें से मजीद 3,000 निकल के इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, तो 9,000 की लायबिलिटी फिर भी खड़ी रहेगी। तो जो लायबिलिटी 1 साल बाद भी खड़ी रहे, वो नॉन करंट होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। और करंट कैसे निकालेंगे सर? ये देखो, ये 12 है, ये 9 रह जाएगा। 12 है, 9 रह जाएगी, तो 3,000 किधर चली जाएगी? 3,000 की लायबिलिटी किधर चली जाएगी सर? इनकम में चली जाएगी। 12 है, 9 रह जाएगी, थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी यानी थोड़ी सी 3,000 जो है वो इनकम में चली जाएगी। तो जो इनकम में चली जाएगी तो वो लायबिलिटी नहीं रहेगी, यानी 1 साल के अंदर वो खत्म हो जाएगी। यानी जो 12,000 है इन टोटल, उसमें से 9,000 की लायबिलिटी बाकी रहेगी 1 साल के बाद, और 3,000 की लायबिलिटी 1 साल के बाद खत्म हो जाएगी। तो जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर खत्म होने वाली है, वो करंट लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। और जो जिसके बाद भी बाकी रहेगी वो कौन सी लायबिलिटी हुई? नॉन करंट। ये क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट होता है। अब इसका दोबारा स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि इसमें अब हमने सीखा कि लायबिलिटी को फर्दर करंट और नॉन करंट में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। इनकम जब आप एक मर्तबा कैलकुलेट कर लेते हो, वो हर साल उतनी ही फिक्स होती है और उतनी ही जारी होती है। इनकम चली जाएगी, 12,000 की अभी लायबिलिटी है,
3,000 उसमें इनकम में चला जाएगा, यानी 3,000 एक साल में खत्म हो जाएगा, तो वो करंट लायबिलिटी है। और बाकी जो बच जाएगा वो इसके बाद भी बचा रहेगा, इसलिए वो नॉन करंट लायबिलिटी है। कोई तकलीफ है? नहीं, कोई नहीं है। कौन, एनी क्वेश्चंस? जी नहीं, नहीं है सर क्वेश्चन। बेहतरीन होगा, माशाल्लाह। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने हैंडआउट देखा था, ये दो मेथड्स हैं, ये दोनों मेथड्स यहाँ पे लिखे हुए भी हैं कि किस तरह से आपने ग्रांट को ट्रीट करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को हम वन नोट पे लेते हैं ताकि हम इसको भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। एक नजर आप लोग इस क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, शाबाश। जस्ट रीड द क्वेश्चन प्लीज। अब इसमें गवर्नमेंट ने आपको अपना स्टाफ ना निकालने के लिए, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई बंदे ना निकालो, हमसे पैसा ले लो। रिडंडेंसी मतलब बंदा निकालना। गवर्नमेंट कह रही है भाई बंदे निकाल के इकोनॉमी का बैंड ना बजाओ, इकोनॉमी को बर्बाद ना करो, क्राइम रेट ना बढ़ाओ, एम्प्लॉइज को कीप करो, एम्प्लॉइज को रख लो, 3 लाख रुपए मुझसे ले लो। सबने कहा ओके, नहीं निकालते। मुझे ये बात बताइए, मेथड कौन सा यूज करना चाहिए? दो मेथड है, एसिडी कॉस्ट में माइनस कर लो या डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लो। इस सवाल में क्या ये ग्रांट किसी एसिड के लिए मिली है कि खर्चे को कवर अप नहीं, करने के लिए है? कवर अप कर रही है। खर्चे को कवर अप करने के लिए मिली है, एसिड के लिए मिली ही नहीं है। तो इसके लिए मेथड कौन सा यूज होना है? मेथड 2 के ट्रीट एज अ डेफर्ड इनकम। अगर एसिड के लिए मिलती तो हमारे पास दो चॉइस होती हैं कि आप एसिड कॉस्ट से माइनस करो या डेफर्ड इनकम ट्रीट करो। लेकिन अगर ये रेवेन्यू ग्रांट है, खर्चे को कवर अप करने के लिए मिली है, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आप सिर्फ उसको डेफर्ड इनकम ही रिकॉर्ड करते हैं। मेरी बात अब गौर से सुनिएगा। 1 जनवरी को मुझे ग्रांट मिलती है, कितनी ग्रांट मिली? 3 लाख। कितने साल तक मुझे बंदे नहीं निकालने? 3 साल के लिए। यानी ये ग्रांट कितने सालों के लिए मिली है? यानी जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो है 3 साल तक बंदे नहीं निकालना। तो ये ग्रांट 3 सालों में रियलाइज होनी चाहिए। अब अपन ने आपको क्या बताया था कि हर साल जब ईयर एंड आएगा, पहला ईयर एंड आएगा, जब ईयर एंड आएगा तो थोड़ा थोड़ा क्या पड़ा है, थोड़ा थोड़ा इनकम में जाएगा और बाकी लायबिलिटी में रह जाएगा। और लायबिलिटी के भी दो हिस्से होंगे, एक है करंट लायबिलिटी और दूसरी होगी नॉन करंट लायबिलिटी। कैसे होगा मेरे दोस्त, ये बताओ, कितने साल की है ये ग्रांट? 1 साल गुजर गया ना, 3 साल की ग्रांट है, 1 साल गुजर गया ना। जब साल गुजर गया तो 1 साल की अमाउंट जो है वो एसओसीआई में किस तरह से रिकॉर्ड कर लोगे? इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लोगे। 3 लाख मिले हैं 3 सालों के लिए, 3 लाख मिले हैं 3 सालों के लिए। जब 1 साल गुजर गया, इसका मतलब 3 लाख में से 1 लाख हमने कमा लिए, क्योंकि 1 साल हमने
किसी भी बंदे को निकाले बगैर गुजार लिया है। यहाँ तक कोई तकलीफ है? नहीं, सही है। तो अब जब पहला ईयर एंड हुआ है तो हमारे पास लायबिलिटी में कितना बाकी है, यानी मजीद हमें कितना मजीद अर्न करना बाकी है। तो लाख कमा लिया है तो कितना रह गया? 2 लाख। 2 लाख। अब ये 2 लाख है ना भाई। अब 2 लाख में से क्या करेंगे हम? 2 लाख में से हमें करंट और नॉन करंट को अलग करना है। मुझे एक बात बताओ, हर साल 1 लाख इनकम में चला जाएगा, हर साल 1 लाख इनकम में चला जाएगा। तो लायबिलिटी जो 2 लाख की बची हुई है दूसरे साल के एंड पे, इसमें से कितनी लायबिलिटी जो है वो इनकम में जाएगी? 1 लाख। 1 लाख मजीद, यानी 1 लाख इसमें से जो है वो विद इन 1 ईयर, 1 साल के बाद इसमें से 1 लाख जो है वो आपकी इनकम में चली जाएगी। और फिर मजीद कितनी रह जाएगी? 1 लाख। 1 लाख। तो जो 1 साल के अंदर इनकम में जाने वाली है तो वो करंट लायबिलिटी हुई, और जो इसके बाद भी बाकी बचेगी वो कौन सी लायबिलिटी हुई भाई? नॉन करंट। अगर मैं एसएफपी बनाऊं तो इस क्वेश्चन में एसेट तो है नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी में 1 लाख और करंट लायबिलिटी में भी 1 लाख, मिल मिला के लायबिलिटी हो गई 2 लाख की। और मैं अगर इनकम स्टेटमेंट यानी एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट बनाऊं, एसेट तो है नहीं कि डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, जस्ट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम में कितनी लेके जा रहा हूं? 1 लाख की इनकम में लेके जा रहा हूं। तो 1 लाख इनकम में ले गया। इसमें ये क्वेश्चन हमारा ईयर 1 का कंप्लीट हो गया। कोई तकलीफ, कोई क्वेश्चन है दानियाल एंड इरफान तो बताइए। नहीं, कोई नहीं है। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। जी इरफान, नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ आ रहे हैं? जी सर। जी। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड रुकिएगा। ये क्वेश्चन है, इसको आपने रीड करना है। शाबाश, हम मिलके पढ़ते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको 3 मिलियन की ग्रांट मिली, मिलने वाली या मिली, एंटाइटल्ड है वो 3 मिलियन की ग्रांट के लिए, क्योंकि उसने 50 जॉब्स क्रिएट की हैं और मेंटेनिंग देम फॉर 3 इयर्स। यानी इसको यूं समझ लो, गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो, अगर तुम 50 जॉब क्रिएट करते हो हर साल, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुम जॉब्स क्रिएट करते हो 50 अगले 3 सालों के लिए, हर हर साल, तो मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगी, 1.5 मिलियन तुम्हें हम उस वक्त देंगे
व्हेन द जॉब्स आर क्रिएटेड, और बाकी पैसा हम उस वक्त देंगे 3 साल जब गुजर जाएंगे, जब प्रोवाइडेड द 50 जॉब आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। ये नहीं कि आप 50 जॉब क्रिएट कर लो, 3 मिलियन लो और फिर गवर्नमेंट को चूना लगा दो। गवर्नमेंट सियानी है, गवर्नमेंट ने बोला बेटा 50 जॉब क्रिएट करनी है और 3 साल तक मेंटेन करनी है, तो 1.5 मिलियन तुम्हें हम एडवांस में देंगे जैसे ही तुम जॉब क्रिएट कर दोगे, और 3 साल बाद हम चेक करेंगे कि वाकई वो 50 जॉब्स 3 साल चली कि नहीं चली, फिर हम तुम्हें जो है वो मजीद पैसा भी दे देंगे। अब कंपनी ने क्या किया, द एंटिटी क्रिएट्स 50 जॉब्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। मेरे दोस्त, इस एंटिटी ने 50 जॉब क्रिएट कर दी, और ये रीजनेबल लग रहा है कि ये इसको 3 साल, देखो अब तो हम पहले ही साल पे खड़े हैं ना, रिक्वायरमेंट में पूछा भी है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो अगले सालों में क्या होगा कोई इसको रियलिटी को नहीं बता सकता, लेकिन उसको गैस जरूर कर सकते हैं। वो ये कहता है कि भाई लग रहा है कि 3 साल हम चला लेंगे 50 जॉब, टेंशन की बात नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो भाई मिली कितनी, अकाउंटिंग कैश बेस्ड थोड़ी है, अकाउंटिंग तो अक्रूवल बेस्ड होती है। तो भाई गवर्नमेंट ने वादा कितना फरमाया था, गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था कि 3 मिलियन की हम आपको ग्रांट देंगे, ये गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था, हमने भी वादे को निभाया। ईयर एंड आया, ईयर एंड आता है तो क्या होता है, थोड़ा 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 इनकम में जाता है और बाकी बाकी लायबिलिटी में रह जाता है। ऐसा ही है कि नहीं है मेरे दोस्त? जी ऐसा ही है। तब में कितना तशरीफ ले जाएगा, कितने साल की कहानी है? 3 साल की है, 1 लाख। की है, तो इनकम में 1 मिलियन जाएगा, तो 3 मिलियन में से 1 मिलियन इनकम में चला जाएगा, तो बाकी कितना बचेगा? 2 मिलियन। 2 मिलियन बचेगा। यहां तक कोई तकलीफ है किसी को? नहीं, सही है। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, गवर्नमेंट ने क्या हमें 3 मिलियन दिए हैं? नहीं। अच्छा नहीं दिए, गवर्नमेंट शानी है ना, उसने आपको कितना बोला है, अभी कितना ले लो? उसका हाफ। आधा। यानी मैं कहूं कि ईयर एंड जब हुआ है तो गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ कितने पैसे दिए हैं इस 2 मिलियन में से? यानी मैं यूं बोलूं 1.5 मिलियन दिया। कि मेरा रिसीवेबल कितना है, तो जरा ध्यान से देखना, मुझे 3 मिलियन का वादा किया गया था, पहला साल खत्म होते होते 1.5 मिलियन मुझे मिल गया है, तो मेरा रिसीवेबल कितना है गवर्नमेंट से? 1.5 मिलियन में ठीक गवर्नमेंट है। मांगता हूं कि नहीं मांगता? बिल्कुल सही है। अब मेरी बात गौर से सुनना, डेफर्ड लायबिलिटी जो कि मैंने फ्यूचर में कमानी है वो कितनी है, 2 मिलियन की। और गवर्नमेंट से मुझे लेना कितना है? 1.5 मिलियन। यानी मैं ये क्यों कहूं कि भाई इसी गवर्नमेंट की जो ग्रांट है उसके अगेंस्ट मेरे ऊपर लायबिलिटी है 2 मिलियन की। पिछले सवाल में कभी भी रिसीवेबल का चक्कर नहीं था, वो इसी सवाल में आप सीख रहे हैं। 2 मिलियन की मेरे ऊपर लायबिलिटी है गवर्नमेंट की ग्रांट की, और गवर्नमेंट से मुझे लेने का कितना है? 1.5 मिलियन। 2 मिलियन की लायबिलिटी, 1.5 मिलियन का रिसीवेबल। तो क्या मैं यूं करूंगा
कि गवर्नमेंट 1.5 मिलियन तू देना, 2 मिलियन मैं दूंगा, ऐसा करते हैं? कि आपने F3 में कॉन्ट्रा एंट्री नाम की कोई चीज पढ़ी है बचपन के अंदर? कॉन्ट्रा मतलब बिल्कुल पड़ेगी। ये 2 मिलियन का रिसीवेबल है, ये 1.5 मिलियन का, सॉरी 1.5 मिलियन का रिसीवेबल है, और 2 मिलियन अगर मैंने फ्यूचर में जॉब्स को सस्टेन नहीं किया तो मुझे 2 मिलियन गवर्नमेंट को लौटाना पड़ जाएगा, गवर्नमेंट मुझे ये इनकम में नहीं देगी। 2 मिलियन की लायबिलिटी, 1.5 मिलियन का रिसीवेबल, तो भाई नेट ऑफ कितना हुआ? 5 लाख। तो ये नेट ऑफ का मतलब ये लायबिलिटी ज्यादा है ना, लायबिलिटी ज्यादा है, रिसीवेबल कम है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे? कि लायबिलिटी ही है ना, और डेफर्ड इनकम का बैलेंस ही तो पूछा था। ये वो क्वेश्चन है जो जिसमें आप ये देख रहे हैं, अभी तक आपने जितने भी 2 क्वेश्चंस किए उसमें आपके पास सिर्फ ये था कि ग्रांट आपको पूरे पैसे मिल गए, थोड़ा थोड़ा हर साल इनकम में आप लेते चले गए, बाकी को लायबिलिटी में रखा, लायबिलिटी को करंट और नॉन करंट में तोड़ दिया, कहानी खत्म। एसएफपी एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड था। इस क्वेश्चन में एसएफपी एक्सट्रैक्ट नहीं था, आपसे नेट टोटल लायबिलिटी सिर्फ पूछा, लेकिन एक रिसीवेबल भी खड़ा था कि भाई ग्रांट जो है वो 3 मिलियन की है जरूर, लेकिन गवर्नमेंट ने आधी अभी दी है और आधी बाद में देगी, तो 1.5 मिलियन हमारा रिसीवेबल था। ग्रांट की जो नॉर्मल वर्किंग है कि थोड़ा इनकम में डाल दिया, बाकी को छोड़ दिया, तो 2 मिलियन की लायबिलिटी। 2 मिलियन अगर मैं अगले 2 साल जॉब्स को मेंटेन नहीं करूंगा तो गवर्नमेंट मुझसे ये ग्रांट वापसी ले लेगी। ये 2 मिलियन मेरा डाउट है, मेरी लायबिलिटी है, और गवर्नमेंट से मुझे 1.5 लाख लेने का है, मेरा हक है, मेरा रिसीवेबल है। तो भाई नेट ऑफ करो तो क्या बनता है? सर 2 मिलियन की लायबिलिटी, 1.5 मिलियन का एसेट, 2 मिलियन की लायबिलिटी, 1.5 मिलियन का एसेट, तो इसका मतलब लायबिलिटी प्रिवेल कर रही है, यानी डेफर्ड इनकम विच इज अ लायबिलिटी, नेट ऑफ इम्पैक्ट इज 5 लाख। और ये क्वेश्चन हो गया खलास। कोई सवाल इरफान एंड दानियाल? सवाल में गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दी है, कैप्लाइन किट का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। कितनी ग्रांट मिली मुझे? 1 मिलियन। बेहतरीन हो गया, 1 मिलियन। उफ, क्यों ग्रांट मिली? क्योंकि मैंने एक एसेट खरीदा। परचेज ऑफ। अब मेरी बात गौर से सुन। जी। 1 जनवरी 2003 को मुझे मेरी गवर्नमेंट, प्यारी गवर्नमेंट ने 1 मिलियन की ग्रांट दी, और ये कहा कि भाई ये जो एसेट तुमने खरीदा है ना, ये जो एसेट तुमने खरीदा है ना, कितने सालों में नहीं बेचना? 4 साल और में ये नहीं बेचना है। अगर तुम ये एसेट 4 सालों में नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें क्या देंगे? शाबाशी देंगे। शाबाशी ये होगी कि ये पूरा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? जी ये सही है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको किस तरह से बताया है। एसेट की लाइफ 5 साल है, ग्रांट की कंडीशन 4 साल है। हमें पता है कि ये ग्रांट मिली जो है वो है 1 जनवरी 2003 को, राइट? मैंने आपको क्या बताया है कि जब जी। करंट आएगा तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा इनकम में जाएगा और बाकी बाकी लायबिलिटी में रह जाएगा, राइट? और लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? डेफर्ड इनकम बोल। डेफर्ड इनकम। एक बात मुझे दोनों बताइए कि मैंने जिस तरह से अभी पढ़ाया, मैंने आपको एसेट की लाइफ पे काम करने की बात की थी कि ग्रांट पीरियड पे बात की थी? एसेट की लाइफ पे। मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व किया था पहला वाला जिसमें लाइफ गिवन थी, 20% डेप्रिसिएशन था, तो मैंने 5 साल लाइफ कहा था, और मैंने एसेट की लाइफ पे ही काम किया था।
तो भाई एक बात अपने पास नोट करना कि ये हमेशा लाइफ ऑफ एसिड की बेस पे ही हम काम करते हैं, ग्रांट के पीरियड पे काम नहीं करते। अब मैंने एक बात बोली, थोड़ा थोड़ा इरफान क्या करना है दानियाल, थोड़ा थोड़ा इनकम में ले जाना है। इनकम स्टेटमेंट साल के ईयर एंड पे बनेगा। ईयर एंड कब है? 30 जून 2003। ये ग्रांट कितनी थी? 1 मिलियन थी। एसिड की लाइफ कितनी है? 5 साल है। क्या ये जो इसका आंसर आ रहा है 1 मिलियन डिवाइड बाय 5 कितना आ रही है? 2 लाख ये आ 2 रहा है। लाख। क्या ये 2 लाख में इनकम में ले जाऊं कि आपका दिमाग कुछ और कहता है? नहीं, ये फुल ईयर नहीं है। तो हमारा दिमाग ये कहता है कि सर देखें, थोड़ा इनकम में ले जाना है, लेकिन आपने लाइफ पे डिवाइड किया तो 1 साल का आंसर आ गया। ग्रांट मिली है 1 जनवरी को और ईयर एंड है 30 जून। इसका मतलब सर ये साल पूरा गुजरा नहीं है। साल नहीं गुजरा है। कितने महीने गुजरे बच्चा? 6 मंथ। तो सर 6 महीने गुजरे हैं। तो 6 महीने की ग्रांट जो है वो रियलाइज हो रही है। 6 महीने की ग्रांट जो है वो इनकम में जा सकती है, क्योंकि साल पूरा गुजरा नहीं है, सिर्फ 6 महीने गुजरे हैं। तो इसका आंसर कितना आता है बेटा? 1 1। लाख। यानी 1 मिलियन में से 1 लाख जो है वो हमने कमा लिया, क्योंकि 6 महीने गुजर गए। 6 महीने क्यों? क्योंकि हमारा ईयर एंड एग्जैक्टली ग्रांट मिलने के 6 महीने बाद आया है, इसलिए। तो भाई लायबिलिटी में कितना बचा? 9 लाख। क्या क्वेश्चन ने ये पूछा है कि डेफर्ड करंट या नॉन करंट लायबिलिटी बताओ, या उसने जस्ट आपको बोला है कि अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ डेफर्ड इनकम लायबिलिटी यानी जस्ट द टोटल ऑफ लायबिलिटी बताओ? पूछा क्या है? क्या करंट और नॉन करंट लायबिलिटी का बाइफरिकेशन अलग से पूछा है? नहीं। सर उसने लिखा है कि बस बेटा, सर उसने लिखा है कि बच्चों लायबिलिटी बताओ। तो लायबिलिटी तो सर टोटल है जो कि 9 लाख है। 3 जीरो वो लिखे हुए हैं आगे, तो यहाँ 900 लिखा और कहानी खत्म। एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि आपसे ये पूछे कि डेफर्ड लायबिलिटी जो है वो सिर्फ करंट वाली बताओ। ये भी पूछ सकता है कि नॉन करंट वाली बताओ, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर इज रियली जीनियस, आप पे रहम खाया उसने, जेनरस। तो उसने जो है वो आपसे सिर्फ लायबिलिटी पूछा, जो कि हमने निकाल के दिखा दिया। एनी तकलीफ? कोई सवाल? सेकंड ईयर की मुश्किल लग रही है, वो कैसे निकालेंगे? अभी पहला फर्स्ट ईयर में कोई तकलीफ? नहीं, ये क्लियर। इरफान? क्लियर है सर ये। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी अगला क्वेश्चन आएगा मिस्टर दानियाल, जिसमें सेकंड ईयर थर्ड ईयर की भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो टेंशन नहीं लेने का। सही। तो मैंने इसका पहला पहला क्वेश्चन रिवीजन किट शरीफ से सॉल्व किए थे, ठीक है। ओके।
ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जो कि एमटीक्यू है। शॉलर शॉलर 5 क्वेश्चन है इसके। हम अभी IS-20 पे खड़े हैं, तो हम IS-20 से रेलेवेंट जो इसका क्वेश्चन 2 है उसको देखेंगे। एक नजर इस क्वेश्चन को आपने पहले रीड करना है। शाबाश, पहले इसको पढ़िए। लीड की किट है, उसका क्वेश्चन ये मैं आपको दिखा भी दूं, ये वाला है। 256 से लेके क्वेश्चन नंबर 260 तक वो ये क्वेश्चन है शॉलर। ठीक है, हम इसमें से IS-20 रिलेटेड हम बात करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे IAS एग्जामिन हुए होते हैं। हमने IS-20 से जो इसका क्वेश्चन परटेन करता है उसको हालांकि उठाया। वॉइस स्ट्रक हो रही है। अच्छा, अब देखिए आवाज सही आ रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये जो दीनार शीनार है ना, एक्सचेंज रेट वेट, ये जब आप थोड़ा आगे और पढ़ेंगे तो आप IS-21 पढ़ेंगे। जी सर, जब अभी क्लियर है। IS-21 पढ़ लोगे तब ये दीनार शीनार वाला ये उससे रिलेवेंट बात है, तो मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम सिर्फ IS-20 यानी गवर्नमेंट ग्रांट वाला क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो फजूल बातें हैं, जो रेलेवेंट नहीं है, उनको मैंने हटा दिया है। ठीक है, जो रेलेवेंट बात है अब वो आपके सामने है कि भाई 1 अक्टूबर को 2003, डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2003, इस बंदे को गवर्नमेंट ने ग्रांट दी 1.2 मिलियन यानी 1200,000 यानी 1.2 मिलियन, और एक प्लांट खरीदने के लिए दी है। प्लांट जिसकी लाइफ 5 साल है उसके लिए दी है। और डेफर्ड मेथड, यानी डेफर्ड मेथड हमें पता है क्या होता है। आपसे देखो रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे पूछता है भाई नॉन करंट लायबिलिटी कितना है, ये बता दो। और ईयर एंड भी दिया हुआ है, कितना है ईयर एंड, क्या है आपको 31 मार्च। पता है कि ईयर एंड पे थोड़ा थोड़ा इनकम में जाता है और बाकी बाकी लायबिलिटी में रह जाता है। तो मेरे दोस्तों ये बताओ, जब ईयर एंड होगा तो थोड़ा थोड़ा इनकम में जाएगा, एसेट की लाइफ कितनी है मेरा बच्चा? 5 साल। क्या गवर्नमेंट ग्रांट का मिलना और ईयर एंड का होना 1 साल बाद है कि कुछ महीनों के बाद है? कुछ महीनों के बाद। महीने उंगलियों पे गिन लेते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने गुजरे हैं सिर्फ। यानी हमें ग्रांट लिए हुए 6 महीने गुजरे और ईयर एंड आ गया, तो 6 महीने की ग्रांट रियलाइज हो गई, यानी हमने अर्नड कर ली, हमने कमा ली। कितनी आई? 1,20,000। 12 लाख में से 1,20,000 इनकम में चली गई, आपने कमा ली। तो मजीद फ्यूचर में कमाना बाकी, कितना बाकी? ये ठीक है। 1,080,000, ये डेफर्ड लायबिलिटी आ जी। गई। यहाँ तक इरफान और दानियाल कोई सवाल? नहीं, ये सही है। जी इरफान। क्लियर सर। अब मुझे एक बात बताओ, पिछला क्वेश्चन जो हमने फरमाया सॉल्व किया, उसके अंदर हमसे सिर्फ लायबिलिटी पूछा था, यहाँ पे होशियारी कर रहा है। क्या होशियारी? हमें बोल रहा है भाई मुझे लायबिलिटी नहीं बताओ, मुझे नॉन करंट लायबिलिटी बताओ। एक बात बताओ, अगला साल जब गुजर जाएगा, मिस्टर दानियल आप ऐसा ही कुछ पूछ रहे थे कि दूसरे साल का कैसे होगा,
अगला साल जब जी गुजरेगा, ईयर एंड आएगा अगला, यानी 31 मार्च 2005, तो इस 10,80,000 में से कितना इनकम में चला जाएगा? 2,40,000। 1,20 नहीं, 2,40 क्यों? सर पहले साल तो 1,20 गया था, दूसरे साल 2,40 क्यों? तो इसका जवाब क्या है कि सर यहाँ पे 6 महीने गुजरे थे, यहाँ पे पूरा साल गुजर रहा है। मार्च 2004 के बाद मार्च 2005 एक साल बाद आता है। तो ये जो आंसर था ना, एक साल वाला, एक साल वाला, सर यानी जब एक साल और गुजरेगा तो 2,40,000 इनकम में चला जाएगा। यानी 10,80,000 में से 2,40,000 विद इन अ ईयर टाइम, एक साल के अंदर अंदर इनकम में जाने वाला है। इसका मतलब वो नॉन करंट नहीं, करंट लायबिलिटी है। 10,80,000 में से 2,40 जो कि एक साल के अंदर अंदर इनकम में चला जाएगा, जो कि हमारी करंट लायबिलिटी है अभी। तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हुई? 10,80,000 में से 2,40,000 हटाओगे तो कितनी आएगी? 84। 8,40,000। ए फॉर एप्पल इसका आंसर है। ये है आपके पास एक एमटीक्यू एग्जाम्पल, जिसके अंदर जो पहला पॉइंट है, जो ऊपर वाला मैंने काटा है, वो IS-16 का है, और नीचे वाले दो जो पॉइंट्स हैं वो दीनार और दिरहम IS-21 के पॉइंट्स हैं। हम सिर्फ IS-20 आज पढ़ रहे हैं, तो हमने IS-20 से रेलेवेंट पैराग्राफ को पकड़ा और उसको सॉल्व कर दिया। ऑप्शन ए आ गया। कोई सवाल है तो बताइए। FR कोर्स का लास्ट टॉपिक है IS-20 से रिलेटेड। वो ये है कि देखो, आपने गवर्नमेंट ग्रांट हासिल की, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली, गवर्नमेंट ने, अच्छी गवर्नमेंट, प्यारी गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी, आपने ग्रांट ले ली। गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई ये शर्त है, ये शर्त पूरी करोगे तो 3 साल में ये सारा पैसा तुम्हारा, 3 साल में ये सारा पैसा तुम्हारा। लेकिन किसी वजह से आप शर्त पूरी ना कर पाए, या आपने शर्त का उल्लंघन कर दिया, शर्त तोड़ दी, कंडीशन को बर्बाद कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या हमारी रिश्तेदार है कि हमें बोलेगी कोई बात नहीं, ये रख ले पैसा बेटा, तू तो मेरा बेटा है, रख ले? गवर्नमेंट माँ नहीं होती। गवर्नमेंट क्या वो पैसे आपको रखने देगी कि आपको बोलेगी बच्चा ये पैसा वापसी निकाल? क्या करेगी गवर्नमेंट? ये यूके का पूछ रहे हैं जी जी, ऑब्वियसली वी आर इन अ डेवलप्ड कंट्री, यस सर। कि वो वापस ले लेगी। हम करप्शन की बात ही नहीं करते, हम अच्छे बच्चे हैं। तो गवर्नमेंट की कंडीशन तोड़ोगे तो गवर्नमेंट हमारी रिश्तेदार नहीं है, वो ग्रांट वापसी मांगेगी। राइट और रॉन्ग? जी ये सही है। ऐसा ही है। अब जब गवर्नमेंट ग्रांट हमसे वापसी मांगती है, गवर्नमेंट हमसे ग्रांट वापसी लेती है, तो दुख होगा ना कि आया हुआ पैसा वापसी चला गया। आया हुआ पैसा क्या हो गया? वापसी चला गया। तो जब ऐसा हो तो फिर हम कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे? गवर्नमेंट का रिवर्सल हम किस तरह से देंगे? इसको हम सीखेंगे एक छोटे से क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। अब एक नजर क्वेश्चन को पहले आप सुकून से रीड कीजिए, भले 2 बार रीड कीजिए। अब मैं, गौर से सुनना, इसके अंदर सेटिंग क्या है। जनवरी 2001 हमें ग्रांट मिली, गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी। गवर्नमेंट ने बोला भाई 100 लोगों को नौकरी दो अगले 4 सालों तक, और कितना पैसा ले लो? 1 मिलियन गवर्नमेंट ने हमें दे दिया।
और बोला भाई ये इस शर्त पे है कि अगले 4 सालों तक किसी को भी नौकरी से नहीं निकालोगे या 100 लोगों को नौकरी दोगे। हमने कहा ठीक है। 1 साल गुजर गया। देखो, जनवरी 2001 में दिया है ना, तो ईयर एंड कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 2001 को। ईयर एंड के बाद जो पहला दिन आया, हम मुकर गए। हमने क्या किया? हमने ड्रामेबाजी की और गवर्नमेंट की कंडीशन को तोड़ दिया। कंडीशन तोड़ दी और गवर्नमेंट ने कहा चल मेरा पैसा निकालो। गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला मेरा पैसा वापसी करो। हमने कहा ओके गवर्नमेंट, ले ले भाई, हम तो उससे थोड़ी जीत सकते हैं। IS-20 कहते हैं अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो हमने कहा सबर, अभी बता, टेंशन क्या है। हमने कहा भाई हुआ क्या था। जनवरी 2001 में हमें गवर्नमेंट शरीफ से ग्रांट शरीफ मिली थी 1 मिलियन। रिफंड होना है 1 जनवरी 2002 में, लेकिन पहले ईयर एंड आ गया। एग्जैक्टली 12 महीने बाद ईयर एंड आया था। तो हमने क्या किया होगा? थोड़ा 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 इनकम में लिया होगा। थोड़ा थोड़ा इनकम में थोड़ा थोड़ा इनकम में लिया होगा। हमारे पास ग्रांट 1 मिलियन की थी जनवरी 2001 को। ईयर एंड हुआ है दिसंबर 1 में। रिफंड हो रही है जनवरी 1 में। अभी हम जनवरी 1 पे पहुंचे नहीं है, पहले ईयर एंड हुआ है। ईयर एंड हुआ है तो थोड़ा थोड़ा इनकम में लेना होता है। 1 साल एग्जैक्टली गुजरा है, 4 साल की शर्त है। तो इनकम में कितना ले गए होगे मेरे दोस्त? 2.5 लाख। और लायबिलिटी में कितना खड़ा होगा? मजीद फ्यूचर में कमाना है, डेफर्ड इनकम है कितनी? 7.5 लाख। ये सेटअप था, ये सेटिंग थी। लेकिन हुआ ये है कि मैं अगले साल तो दूर की बात है, 1 जनवरी 2002 जब आया तो मेरे पास एक मसला हो गया कि गवर्नमेंट की कंडीशन को मैंने क्या कर दिया? बाईपास कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा बेटा पूरा पैसा वापसी करो। गवर्नमेंट ने क्या बोला? बेटा अच्छे बच्चे बनो और सारा पैसा वापसी करो। अकाउंटेंट्स, मिस्टर F3, F1, F2 पढ़े हुए बच्चों, गवर्नमेंट को जब 1 मिलियन दोगे तो बैंक में पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। एसेट कम होता है क्रेडिट पे। लेकिन मेरी लायबिलिटी कितनी रिकॉर्ड है? मैं अपनी डेफर्ड इनकम, यानी जो मैंने फ्यूचर में कमाने की नीयत से लायबिलिटी खड़ी की हुई है, वो लायबिलिटी मैं अब खत्म कर दूंगा। क्या मजीद में इस कसम से कुछ नहीं कमा सकता? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मुझसे ग्रांट छीन ली है। गवर्नमेंट ने ये ग्रांट मुझसे छीन ली है। यानी 1 मिलियन में गवर्नमेंट को वापसी कर दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस 1 मिलियन से कम हो जाएगा। लेकिन मेरी लायबिलिटी कितनी खड़ी हुई है? मेरी लायबिलिटी तो सिर्फ 7.5 लाख खड़ी हुई है, जो कि मैंने फ्यूचर में गवर्नमेंट से कमाना था। अब वो फ्यूचर में मैं नहीं कमाऊंगा। 1 मिलियन लौटा दिया, 7.5 लाख की लायबिलिटी को रिवर्स कर दिया। मेरे दोस्तों ये बताओ कि क्या डिफरेंस क्यों आ रहा है? 2.5 लाख का फर्क क्यों आ रहा है? तो मैं अगर इसका जवाब आपको दूं तो ये फर्क इसलिए आ रहा है कि पहले साल आपने जो है वो इसमें से 2.5 लाख इनकम रिकॉर्ड कर दी है। क्या इसी वजह से ये 2.5 लाख का फर्क है कि नहीं है?
जी इसी वजह से। मुझे एक बात बताओ, आपने ये भाई 1 मिलियन मैंने गवर्नमेंट को वापसी किया, इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी सिर्फ 7.5 लाख की बाकी थी, क्योंकि 2.5 लाख में पिछले साल में ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 में मैं 2.5 लाख इनकम में रिकॉर्ड कर गया था। अब मुझे बताओ, लौटाना तो पूरा है ना। 2.5 लाख जो पिछले साल इनकम कर दी, अब वो रिवर्स तो अब पिछले साल में तो नहीं कर सकते, क्योंकि पिछला साल तो क्लोज हो गया है। तो भाई इस साल मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, पिछले साल इनकम रिकॉर्ड करी थी ना, तो IAS 20 कहता है इस साल जो है ना वो लॉस रिकॉर्ड कर लो, लॉस रिकॉर्ड कर लो, खर्चा रिकॉर्ड कर लो। पिछले साल इनकम की थी, वो इनकम रिवर्स तो नहीं हो सकती, क्योंकि ईयर क्लोज हो चुका है, ईयर एंड हो चुका है, तो पिछले साल को खोल तो नहीं सकते। तो इस साल लॉस रिकॉर्ड कर दो, यानी पिछले साल से आपने इनकम बढ़ा ली थी पिछले साल में, तो इस साल अपना लॉस बढ़ा दो। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग, कि पिछले साल को नहीं छेड़ना, रेट्रोस्पेक्टिवली छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, फ्यूचर में छेड़ाछाड़ी करनी है। आपकी लायबिलिटी दिख रही है 7.5 लाख, लेकिन गवर्नमेंट ने आपसे छीन लिया है पूरा 1 मिलियन, तो 1 मिलियन तो गया। लायबिलिटी जो आपने रखी थी कि मैं इतना मजीद गवर्नमेंट से कमाऊंगा, वो लायबिलिटी खलास हो गई, खत्म हो गई। तो लेकिन जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो फर्क को आप एक्सपेंस आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, पिछला साल क्लोज हो चुका है, पिछला साल क्लोज हो चुका है, इसलिए पिछले साल में एंट्री हो नहीं सकती। तो पिछले साल की इनकम को इस साल का एक्सपेंस, इस साल का लॉस जो है वो रेटिफाई करेगा, सेट करेगा, और IAS 20 इसके साथ जो है वो खत्म होता है। इस सवाल का आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, रिड्यूस लायबिलिटी बाय 7.5 लाख एंड रिकॉर्ड द लॉस ऑफ 2.5 लाख। कोई तकलीफ रिवर्सल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर? नहीं सही है। जी मिस्टर इरफान, जी सर। कोई तकलीफ बेटा? नहीं नहीं सर, बराबर। ओके, अब हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये हैंडआउट है, इस हैंडआउट को हमने तकरीबन खत्म किया है आज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हैंडआउट में था, किट के सारे क्वेश्चन तकरीबन हैंडआउट में हैं, तो किट से भी करो हैंडआउट से करो, एक ही बात होगी। अब एक क्वेश्चन है इसके अंदर, यही शेवलर के अंदर, इसने आपसे पूछा क्या है कि बताइए कि ग्रांट जब रीपे होती है, रिवर्स होती है, तो क्या करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जस्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन में गिवन डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। जस्ट पूछता है कि बताओ कि जब ग्रांट रीपे होती है तो क्या करते हैं, बताओगे? अभी सीखा है। ए एंड बी। हम डेफर्ड इनकम यानी लायबिलिटी को खलास करते हैं, यू आर राइट, और जो डिफरेंस होता है उसको इनकम स्टेटमेंट में एज अ खर्चा, एज अ लॉस रिकॉर्ड करते हैं। A and B इज द करेक्ट आंसर, और इसके साथ आपका IAS 20 जो है वो पूरा होता है।